हेलो बच्चों, वेलकम इन रिवीजन सीरीज। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, क्लास 10th का पहला रिवीजन सीरीज का लेक्चर हम लोग देख चुके हैं और ये दूसरा है जिसमें हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को लेके। और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बहुत सारे तथ्यों पे बात किया। लास्टली हम लोग ओम्स के नियमों को देख लिए थे। ये हमारे ओम का नियम था। जैसे हमने बात किया था कि फिजिकल स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर, जैसे कि हम बात करें ताप और लंबाई ना परिवर्तित की जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा जो उसमें बह रही है धारा उनके सिरों के क्या हो जाएगी, सिरों के विभवांतर की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इस तरीके से हमने ओम्स के नियम को देख लिया था। अब आइए आज दूसरे लेक्चर में हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं। जैसे हम लोग बात करें प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है। ध्यान रखिएगा बाबू, जब प्रतिरोध की बात आए तो सिंपल सी बातें होती हैं कि प्रतिरोध को समझ लिया जाए और देख लिया जाए कि प्रतिरोध होता क्या है। तो जब प्रतिरोध की बात आती है तो हम कहते हैं बाबू कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सपोज दैट कि मेरा एक चालक है, जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं। जैसे मान लो कि हमने कहा कि ये हमारा चालक में विद्युत धारा हमने यहाँ से किसी सोर्स के द्वारा हमने इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इस चालक के अंदर क्या होगा, चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही रुकावट डालेंगे, वह रुकावट डालने की फिनोमिना क्या कहलाती है, प्रतिरोध। क्या कहलाएगा बाबू, प्रतिरोध। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो इसे ही क्या बोलेंगे बाबू, प्रतिरोध कहेंगे। या हम कह सकते हैं, सिंपल से भाषा में कह दिया जाए कि प्रतिरोध क्या होता है, तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है तो आप सीधे बोल सकते हो कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाएंगे, प्रतिरोध। लेकिन अगर हम बात करें ओम के नियम से, जैसे कि हमने कल देखा था कि ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ ये कहता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे हमने कहा कि v इज इक्वल टू I इंटू R। तो हमने कहा था जो ये R है, ये R क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या बाबू, रेजिस्टेंस है। इसे ही हम लोग बोले प्रतिरोध बोलेंगे। तो ये R जो है मेरा क्या है, प्रतिरोध है। तो जब प्रतिरोध को यहाँ से हम डिफाइन करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I। तो यहाँ से तो फॉर्मूला कुछ अलग हो गया, तो डेफिनेशन भी कुछ अलग हो जाना चाहिए। तो डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन बोलेंगे कि किसी चालक पर आरोपित विभवांतर और उसकी धारा, क्या बोलेंगे बाबू, कि जब किसी चालक पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। तो ये विभवांतर है और ये धारा, विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। तो ये रही प्रतिरोध की बातें। अच्छा, प्रतिरोध का यहाँ पे मात्रक भी हम बात कर लें कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो जब प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं बाबू तो क्या आता है, ओम। क्या आता है, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्योंकि इसको एक्सप्लेन ही किसने किया था, ओम्स ने। तो इसीलिए इसका मात्रक क्या होता है बाबू, ओम। अच्छा, एक चीज और बात करनी है कि प्रतिरोध की निर्भरता किस पर होगी। तो जब हम बात करते हैं प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की निर्भरता भी देख लिया जाए। जब प्रतिरोध की निर्भरता की हम लोग बात करें तो प्रतिरोध कई कारकों पर निर्भर करता है, कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। हम कहते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के क्या हो जाएंगे, समानुपाती होंगे। तो आप लिख सकते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्या लिखेंगे बाबू आप, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध क्या है, लंबाई के समानुपाती है।
अब हम बात करेंगे प्रतिरोध क्षेत्रफल। जो अनुप्रस्थ ये चालक है उस चालक का क्षेत्रफल होगा। तो ये तो मान लो कि इसकी लंबाई हो गई और इसका ये क्षेत्रफल होगा, ये वाला एरिया, जो एरिया होगा इसे क्षेत्रफल होगा। तो जो प्रतिरोध होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बाबू, क्षेत्रफल के। तो ये समीकरण 1 बोल दो, इस समीकरण को 2 बोल दो। अब समीकरण 1 और 2 को मर्ज कर दिया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें मिलेगा L/A। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो बाबू ये हो जाता है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ पे रो क्या है, प्रतिरोधकता, इसे क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। आगे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो गया, L/A। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो कई बच्चे यहाँ पे लिख देंगे प्रतिरोध जो विभवांतर है और धारा है उसके पे निर्भर करता है, जबकि ये बात पूर्णतः गलत है कि प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा, लंबाई, चालक की लंबाई और क्या है उसका क्षेत्रफल। तो चालक की लंबाई जितनी होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। अच्छा, क्षेत्रफल जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा बोर्ड में कि प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है तो आप सीधे सीधे बोलेंगे लंबाई और क्षेत्रफल पे। चलिए आइए थोड़ा सा नेक्स्ट पे देख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक जैसे हम बात करते हैं रियोस्टेट, रियोस्टेट जो होता है ये धारा को नियंत्रित कर लेता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। खैर यहाँ पे हिंदी में भी आपके लिए लिखा हुआ है बिना किसी रुकावट के एक परिपथ में प्रतिरोध को अलग करने में सक्षम है। इसी वजह से क्या कर लेता है, धारा को कंट्रोल कर लेता है, धारा नियंत्रक होता है। ये देखो रियोस्टेट का एक संरचना आपको दे दिया गया है। रियोस्टेट का यहाँ से करंट हम इन करते हैं और यहाँ से ये करंट सर्कुलेट होते हुए करंट यहाँ से आउट रहता है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे ये पूरे रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टेंस अपने आप में परिवर्तित होते रहते हैं और यही क्या करता है, धारा को नियंत्रित कर लेता है। और इसी को बोलते हैं बाबू एक यंत्र होता है, इसे बोलते हैं रियोस्टेट, जो कि आपके लैब में रखा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ गई। रेजिस्टिविटी को हम दर्शाते हैं बाबू रो से। किससे लिखते हैं, रो से। तो जब भी बात की जाएगी रेजिस्टिविटी क्या होती है तो यहाँ पे लिखा गया है रो, तो हम रो से उसको दर्शाएंगे। क्या होता है रेजिस्टिविटी, हम बात करते हैं कि किसी चालक का वह गुण है, रेजिस्टिविटी क्या है, किसी चालक का वह गुण है जो उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का कितनी तेजी से विरोध करेगा यह बताता है। तो रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें बाबू तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू, जैसे हम बात कर रहे थे आर इज इक्वल टू क्या था, रो इंटू L/A। यहीं से रेजिस्टिविटी रो निकाल लिया जाए तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। सॉरी यहाँ पे मैंने रो लिख दिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे R इंटू A/L। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, रेजिस्टिविटी मिल गया। अच्छा रेजिस्टिविटी यहाँ पे हम बात करते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक देख लिया जाए। ठीक है, मात्रक जानते हैं, अभी हम निकाल के आए कि रो का अगर देखा जाए प्रतिरोधकता का मात्रक तो ओम, जो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। अभी हम देख के आ रहा है कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है बाबू, ओम। तो लिख लिया जाए ओम बूढ़े। अच्छा जो एरिया होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, मीटर का मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए लेंथ किस में होगा, मीटर में, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जो मात्रक निकल के आएगा क्या आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा तो आप सीधे सीधे बताइएगा ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्टर्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रजिस्टर्स, जैसे जो भी रजिस्टर है उसको कैसे संयोजित किया जा सकता है। तो आपसे जब भी कोई पूछेगा कि रजिस्टर क्या होते हैं तो हम कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ, जो विद्युत परिपथ बनता है उसमें 2 प्रकार से रजिस्टर्स को संयोजित किया जा सकता है। तो एक तो हो गया आपका पैरेलल और दूसरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। जो पैरेलल हो जाएगा और क्या होगा, एक सीरीज में होगा, सीरीज एंड पैरेलल। तो रजिस्टर्स को हम कह सकते हैं कि तो यहाँ पे लिखा जाए कि रजिस्टर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि आप जब भी बोलोगे कह सकते हो कि विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में 2 रूपों से व्यवस्थित
किया जा सकता है। ठीक है, रजिस्टर इज लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ही हम बात करते हैं रजिस्टर्स के रूप में। इनको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? दो प्रकार से। पहला इन सीरीज, ठीक है बाबू, तो पहला हम लोग बात कर लेंगे इन सीरीज, सीरीज हिंदी में बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में, और दूसरा बात करेंगे इन पैरेलल। तो जब भी आपको ध्यान रखना है इस बात को कि बाबू की जो रजिस्टर्स होगा उस रजिस्टर्स को हम इस प्रकार सीरीज अथवा पैरेलल में उसको संयोजित कर सकते हैं, किसमें? विद्युत परिपथ में। तो जो भी रजिस्टर्स होगा, अब हम आगे बात करने वाले हैं कि रजिस्टर्स को कैसे संयोजित कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि विद्युत परिपथ में दो रूपों से व्यवस्थित किया जा सकता है, आइदर पैरेलल एंड सीरीज। अगर आपको यहाँ पे इन सब चीजों को बात में ध्यान रखना है और ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि रजिस्टर्स इन सीरीज तो कैसे होंगे, तो हम कह सकते हैं आपको जो रजिस्टर होता है उनको दिखाया कैसे जाता है, ये देख लीजिए पहले कि रजिस्टर्स को देखेंगे कैसे, कैसे समझेंगे कि ये रजिस्टर्स है। तो ये देखो ऐसे करके रहेंगे रजिस्टर्स। अगर हम बात करेंगे रजिस्टर इन सीरीज, तो सीरीज जब जोड़ते हैं तो एंड टू एंड जोड़ते हैं। लिख दे रहे हैं हम कि एंड टू एंड, छोर से छोर को जोड़ा जाता है। देखो यहाँ पे एक ये हुआ, ये देखो ये सीरीज चल रहा है, यहाँ पे चला, इसका छोर खत्म हुआ, जैसे ही खत्म हुआ यहाँ पे हमने एक जोड़ दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे ये हमने करके इसको रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, और फाइनली जो लास्ट छोर होता है जहाँ भी खत्म होगा, ये एन नंबर ऑफ सीरीज को आप यहाँ एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बैठा सकते हैं जितना आपको मन करे, परंतु यहाँ पे हम 3 लेके चल रहे हैं और इनको हम एक बैटरी से जोड़ रहे हैं। बैटरी का ये टर्मिनल जो बड़ा होता है उसे पॉजिटिव बोलते हैं, जो छोटा होता है उसे निगेटिव बोलेंगे, और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा देनी है। हमारी मर्जी से करंट बहनी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। कभी भी ध्यान रखिएगा कि आपकी मर्जी से सारे काम होने चाहिए, परंतु जब आपके मर्जी से काम ना हो तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे देखो ये करंट यहाँ बहेगा, ये हो जाएगा R1, ये होगा R2, ये हो गया R3। ऐसे मैंने मान लिया कि क्योंकि रेजिस्टेंस को R1, R2, R3 बोलते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस को R बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने संयोजित किया 1, 2, 3, तो हमने R1 प्लस यहाँ पे R1, R2 एंड R3 मान लिया। ये हमारी क्या है? बैटरी है। क्या है ये? बैटरी है। और इसे क्या बोलेंगे? स्विच। क्या बोलेंगे? स्विच। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये तीर जो लगाए हुए हैं बाबू, इस तीर का मतलब है कि हमने उसमें धारा प्रवाहित करनी है। तो जब हम बात करते हैं कि कभी भी कि रजिस्टर जब होगा सीरीज में अगर जुड़ा होगा, तो सीरीज में जब जुड़ा होगा तो कुल प्रतिरोध जब हम निकालेंगे तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे निकल के आएगा। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो लिखते हैं आर कुल बराबर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 करके Rn। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ जितना भी होगा प्रतिरोध उतना सबको जोड़ लेंगे। कुछ इस प्रकार संयोजित करके हम लोग श्रेणी क्रम में प्रतिरोध की कुल संख्या निकाल लेते हैं कि एक परिपथ में कितने प्रतिरोध लगे होंगे, अर्थात कुल प्रतिरोध कितने होंगे। परंतु यह चीज आया कहां से? अब बात आती है कि इस चीज को समझा जाए कि ये आर कुल बराबर हम कैसे निकाले हैं। आर कुल यह बोला जाए, यहाँ पे लिखा रहता है आर इक्विवेलेंट भी, तो ये भी ध्यान रखना। तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध बराबर कैसे आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस Rn। ये कैसे आ जाएगा इसको समझ आ जाए। तो जब हम बात करते हैं कि किसी भी बैटरी द्वारा अगर एक परिपथ संयोजित हो और उस परिपथ में प्रतिरोध जब लगे होंगे तो वहां पे करंट फ्लो होगी, और करंट जब फ्लो होगी तो हम एक बात ध्यान रखेंगे कि श्रेणी क्रम में बाबू प्रत्येक जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या होता है? भिन्न भिन्न हो जाता है। मतलब कि विभवांतर कांस्टेंट नहीं रहता। यहाँ पे देखो ये V1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V2, और ये क्या हो जाएगा? V3। क्या हो जाएगा? ये V3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि इन सीरीज क्या लिखेंगे बाबू? जब सीरीज की बात करते हैं तो विभवांतर नहीं कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि विभवांतर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जबकि हम बात करें कि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि यहाँ पे धारा क्या होती है? समान होती है। धारा क्या हो जाएगी बाबू? समान। तो अगर हम धारा समान करते हैं, यहाँ पे लिख दें करंट क्या है? कांस्टेंट। मतलब कि करंट क्या है कि हर एक जगह समान होगी। हम लिख दें करंट समान होगी। प्रत्येक प्रतिरोधों के मध्य करंट क्या होगी? समान होगी। मतलब धारा क्या होगी? समान होगी। परंतु जो यहाँ वोल्टेज है या बोला जाए विभवांतर जो है वो प्रतिरोधों के बीच
जो पोटेंशियल ड्रॉप आएंगे वो भिन्न भिन्न आएंगे। यहाँ पे V1 आ रहा है, यहाँ V2 आ रहा है, यहाँ V3 आ रहा है, और ये सिर्फ सीरीज में चलता है, पैरेलल में ये चीज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब सीरीज की जब बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा, जब ओम के नियम से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से, देखो जगह नहीं है थोड़ा बाबू, तो ओम्स लॉ से हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो V बराबर I इंटू आर। अच्छा यहाँ पे देखो V बराबर I इंटू आर हमारा ओम्स लॉ होता है। अब यहाँ के लिए V1 लिखेंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I R1, क्योंकि धारा क्या है समान है यहाँ पे, तो I R1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 बराबर क्या हो जाएगा I R2, और यहाँ पे V3 क्या हो जाएगा I R3। क्या आपको ये दिख रहा है? अच्छा हम प्रत्येक जगह देख रहे हैं धारा क्या है समान है। तो यहाँ पे अगर ये बैटरी है तो V वोल्ट से जो बैटरी है तो यहाँ पे V कुल अगर कर दें हम, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है कांस्टेंट नहीं है, तो V कुल के बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या ये हमको समझ में आ रही है? ठीक है, तो V1 बराबर क्या लिखेंगे, V1 बराबर हमने यहाँ निकाल दिया I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 एंड सो ऑन। अगर बहुत ज्यादा अगर हमने रेजिस्टेंस लिया है तो ये बहुत दूरी तक जाएगा, इसको हम ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ V बराबर I इंटू आर लिख दिया जाए, तो यहाँ देखो जो V कुल है तो हम यहाँ पे R कुल भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे करंट जो है सब जगह समान है, तो करंट को नेगलेक्ट कर दिया जाए, कोई मतलब है नहीं, तो R कुल बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, मतलब कि इनफाइनाइट तक जितना भी हम रेजिस्टेंस लेना चाहें ले सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हमने प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकाल लिया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है बाबू कि कुल प्रतिरोध अगर सीरीज के लिए निकालना हो तो हम क्या करेंगे आर कुल। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पूछेगा तो सीरीज में क्या कांस्टेंट रहेगा, तो आप कह दीजिएगा धारा समान होगी, प्रत्येक प्रतिरोध से जो धारा बहेगी वो क्या होगी सिमिलर होगी। अगर मान लो यहाँ 5 एम्पियर है तो यहाँ भी 5 एम्पियर, यहाँ भी 5 एम्पियर, यहाँ पे, परंतु पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ धारा लिखेंगे और इस R1 से गुणा करेंगे तो यहाँ V1 कुछ और आएगा, यहाँ V2 कुछ और आएगा, V3 कुछ और आएगा, सबको मिलाएंगे तो ये V के बराबर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है V इक्वल टू V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जबकि हम जब ईयर लॉन्ग या हम बात करें कि पूरे साल भर के जब पढ़ाया जाता है तो बहुत स्लो स्पीड रहता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि हमको जल्दी जल्दी कवर करना है। तो जल्दी जल्दी कवर करने में थोड़ा स्पीड तेज रहती है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है और दिमाग चौकन्ना रखना है। आप पढ़ चुके हैं, हम मानते हैं सब चीज़ आपको पढ़ चुके हैं, परंतु एक रिवाइज करने के लिए आपको कोई ना कोई फैकल्टी चाहिए जो आपको समझा सके जो चीज़ आप नहीं समझ पाए हैं। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें कि कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जब रेजिस्टेंस को हम पैरेलली कंबाइन करें, जब पैरेलली कंबाइन करेंगे तो हमेशा हम जो प्रतिरोध होगा वो एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। तो ऊपर नीचे का मतलब है कुछ इस प्रकार, देखो ये देखो यहाँ से हमने एक प्रतिरोध लिया और इसको घुमा के यहाँ पे ले गए और ये जुड़ गया, और यहाँ पे इस प्रकार देखा तो यहाँ पे ये लगा प्रतिरोध और इस प्रकार प्रतिरोध ज्वाइन हो गया और इसको हमने उठा के लगा दिया। इससे बाबू बैटरी से, ये देखो बैटरी लग गई, और बैटरी लगाते ही हमने ध्यान रखना है कि स्विच जरूर लगाना है, क्योंकि स्विच लगाएंगे तभी हम स्विच खटाखट करेंगे तो करंट बहेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलेंगे R1, ये हो जाएगा R2, और मुझे कलर चेंज करना चाहिए क्योंकि आपका कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब कि हम बात कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो R1 R2 और ये क्या हो गया R3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अभी आप देख पा रहे हैं? ठीक है, अब देखो R1 R2 और R3। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कलर तो चेंज कर लिया जाए, ठीक है, अब देखो ये हो गया बैटरी। हम बात करें ये बड़का जो है क्या है पॉजिटिव और छोटका क्या है निगेटिव, और ये हो गया स्विच। स्विच को खटाक से गिराओगे यहाँ पे करंट बहेगा। करंट जब बहेगा तो यहाँ जब आएगा इस बिंदु पर तो यहाँ पे क्या है डिवाइडेड है, तो ये देखो इधर करंट जाएगा I1, इधर करंट जाएगा I2 और इधर करंट आएगा I3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे भी है तो हम बात करें कि पैरेलल में, इन पैरेलल केस में पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, या कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा इक्वल होगा। मतलब कि हर एक जगह हम देखेंगे तो यहाँ पे जो भी है तो इधर भी क्या होगा भी, मतलब कि पूरे का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा
समान होगा, अर्थात भी हमको प्राप्त होगा देखने को। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे पोटेंशियल हमने देख लिया, अब इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, तो सिंपल सी वही बात, हम इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखेंगे V बराबर आई इंटू आर, तो हम कहेंगे V बराबर आई इंटू आर। ये किसके नियम से बात कर रहे हैं? ओम्स लॉ से। किससे बाबू? ओम्स लॉ से। और ओम्स लॉ ये कहता है कि हमारा जो विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? आई के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा दे तो आर कांस्टेंट हमारा वहां पे आर आ जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे धारा क्या है? भिन्न भिन्न हो रही है। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। और यहाँ पे अगर I1 यहाँ पे आप देख पा रहे हो, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, तो यहाँ पे I2 क्या मिलेगा? I2 बराबर मिलेगा V बाई R2, और I3 बराबर क्या देखने को मिलेगा? V बाई R3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कि हम सबको कहें कि अगर यहाँ पे जो धारा क्या है, धारा क्या है? भिन्न भिन्न है। तो धारा भिन्न, तो धारा को ही निकाल लिया जाए। धारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस, सॉरी यहाँ पे V2 हो गया, I1 प्लस, कभी कभी होता है कि बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है, लिखा कुछ और जाता है। ये सब क्या है? ये सब होता है क्यों? क्योंकि है मजेदार बात। I1 I2 और ये क्या हो गया? I3। अरे फोकस रहो, इधर देखो, तुम लोग मेरी बातों में बहक जाते हो। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इसको I1 क्यों लिखना है यार? इसको मिटाओ मिटाओ मिटाओ। देखो इसको मैंने चेंज किया है, V इज इक्वल टू I इंटू आर को I इज इक्वल टू V बाई आर। अच्छा देखो मजे की बात की कलर चेंज कर लिया जाए। तुम जो बोलो वही कलर रखते हैं। क्या ये रखते हैं? वाह वाह क्या मजेदार है। ठीक, अब देखो आई बराबर हमने क्या लिखा है? V बाई आर। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ऐसा क्यों हम लिख पा रहे हैं? ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास कलर पेन है? नहीं, इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हमने निकाला है, करंट निकाला है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस पे करंट कितना होगा। तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ पे हमने देखा V बाई आर। V क्या है? प्रत्येक, अगर बात करें दोनों सिरों के मध्य अगर देखा जाए पोटेंशियल क्या है? समान है। तो समान है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल इन अदर साइडेड, या बोले कि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पे विभवांतर क्या देखने को मिला? समान। तो हमने धारा को कैलकुलेट कर लिया। धारा इज इक्वल टू आई कुल धारा, यहाँ पे लिखेंगे कुल। क्या लिखेंगे? कुल। बस आ रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा V अपान आर। आर फिर क्या लिखेंगे? कुल। तो कुल लिखेंगे ना यहाँ पे। कुल मतलब कि टोटल या इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम V देखना समान, तो V को छोड़ दिया जाए। V छोड़ दिया जाए तो ये 1 अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 एंड डॉट 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 करके 1 अपान आर इनफाइनाइट तक हम लोग कर सकते हैं। तो क्या ये हम लोग प्रतिरोध को, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में पैरेलल कंबाइन हो क्या रेजिस्टेंस, तो क्या कुल प्रतिरोध आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, VVI। VBI नहीं बेटा, VVI। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हुआ है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं कि ऐसा संरचना दिया जाए, तो जो आपको देखना है, जो आप देखोगे तो क्या होगा कि जब हम यहाँ पे देखें कि थोड़ी थोड़ी बातें हैं, मजेदार बातें, मोटी मोटी बातें। जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये कहती हैं कि हमको कुछ बातें देखनी चाहिए। कह रहा है कि यदि एक, मान लो कि एक हम परिपथ ले लें और यह विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध लगा है वो शुद्ध रूप से हो, मतलब कि या तो विशुद्ध रूप से, या पूरा, मतलब बोला जाए कि पूरा प्योरली ट्रू, मतलब पूरा प्रतिरोध हो। तो जैसे हम जब धारा प्रवाहित करेंगे तो ये पूर्ण रूप से हीट में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? वो हीट में। और हीट में जब बदल जाएगी तो आपको थोड़ा उष्मा फील होगा, गर्म होगा, एकदम ये गर्म हो जाएगा। गर्म होके, चूंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है? निक्रोम वायर लिया है, और निक्रोम वायर जब हीट रहती है तो बहुत तेज से उष्मा रिलीज करती है। यही कहलाता है बाबू विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि यदि एक विद्युत परिपथ शुद्ध रूप से प्रतिरोध है तो सोर्स की ऊर्जा, मतलब सोर्स मतलब क्या? बैटरी की ऊर्जा पूर्ण रूप से उष्मा के रूप में बदल जाती है। इसे ही विद्युत धारा का क्या बोलते हैं बाबू? तापीय प्रभाव कहते हैं। अच्छा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव तो निकाल भी तो सकते हैं। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? ऊर्जा बराबर, या हम कह सकते हैं H बराबर उष्मा, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। तो हम इसको कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले में, तो क्या हो गया? H बराबर P क्रॉस T, मतलब P इंटू T। अब यहाँ पे
P इंटू टी जो मिला है, P क्या है, शक्ति है, पावर है, और ये T क्या है, समय है। तो हम कह सकते हैं T समय में सोर्स द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा। तो यहाँ पे हम बात करें P जो है पावर, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो हम कहते हैं कि H इज इक्वल टू V आई इंटू टी। यहाँ पे P का फॉर्मूला रख दिया जाए, क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला यहाँ हमने निकाला है P इज इक्वल टू वी आई। वी क्या है, विभवांतर वोल्टेज, और ये क्या है, I करंट। तो वी आई को हमने रख दिया। अब बोले कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर I इंटू आर। तो H इज इक्वल टू, अगर हम बात करें कि H इज इक्वल टू V बराबर I इंटू आर, हम ओम्स के नियम से V, यहाँ जो V है उसके जगह रख दिया गया है V बराबर I इंटू आर। तो हमारा नया जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, जहां H क्या है, उष्मा ऊर्जा है, और आई स्क्वायर आर टी क्या है, उत्पन्न ऊर्जा उष्मा है। क्या बात इतनी ध्यान रहेगी। अच्छा, एक छोटी छोटी बेसिक चीजें जो हमको पहले बतानी चाहिए, Q बराबर आई इंटू टी होता है, तो I बराबर क्या हो जाता है, Q बाई टी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं V बराबर आई इंटू आर की जगह पे हम इसको रख सकते हैं, बाद में इसको भी हम करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी इसका क्वेश्चन सेक्शन बाकी है। तो अगर आप लोग का बहुत ज़्यादा लगाव इधर होगा, वीडियो अच्छी चलेगी। अगर आप लोग बढ़िया से इसको देखते हो और आपके लिए बेनिफिशियल होता है तो आप ज़रूर बोलिएगा। इस पे हम लोग इस चैप्टर के पूर्ण रूप से जितना क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कुछ बातें कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। कहता है कि जूल का जो विद्युत धारा का जो तापन नियम है, जूल ने कुछ इसमें अपना नियम लगा ही दिया था, और उन्होंने बताया था कि किसी प्रतिरोध में तपन उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो विद्युत धारा के जो तपन उष्मा है, जो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, समानुपाती। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, आई स्क्वायर। तो ये आपको हमेशा देखते रहना है कि किसी प्रतिरोध, पहला इनका जो नियम था, ये पहला तपन नियम जो था, उसमें इन्होंने बोला था कि जो उष्मा है विद्युत धारा क्या होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। तो देखो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कहा था कि दूसरी बात इन्होंने कहा था कि जो तापीय उष्मा H होती है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्रतिरोध के समानुपाती है। अब यहाँ देखो तीसरी बात इन्होंने कहा था कि जो उष्मा विद्युत धारा के जो उष्मा है, H जो उष्मा है विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होता है। देखो समय के समानुपाती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, इन तीनों को अब जोड़ दिया जाए, देखा जाए कि क्या ये अपने फॉर्मूले से क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इन्होंने पहला नियम अपना दिया, और पहले नियम में इन्होंने ये बात किया था, और दूसरा नियम इसका था, इनका था H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो उष्मा क्या है, प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती होती है। और तीसरा है कि विद्युत धारा में परिपथ में विद्युत धारा जो बह रही है उसके समय कितने समय में बहेगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उष्मा क्या होती है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है समय के। तो समय, अब इसको तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो मिलेगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, यहाँ से तो हमने ये जो निकाला, क्या हमारा जो पुराना जो कहानी था क्या वही मिल गया। मतलब ये टोटली कहना क्या चाहते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कैसे हो सकता है। तो इन सब चीजों को इन्होंने जूल ने भी सिद्ध कर दिया था। अच्छा, जूल ने सिद्ध कर दिया इन बातों को, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब शक्ति पे बात करते हैं। शक्ति आगे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन शक्ति के बारे में समझ नहीं आया था। शक्ति क्या है, शक्ति, अरे भाई शक्ति जज है, डांसर है नहीं। शक्ति क्या है, हमारी शक्ति। अरे ध्यान रखना शक्ति पे देखा जाए कि शक्ति क्या है, नहीं शक्ति लड़की है, ठीक है। देखा जाए शक्ति किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य। देखो जो डेफिनेशन है बिल्कुल हट गया है। किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने में प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत शक्ति कहलाता है। और पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किया गया कार्य अपान समय। तो किया गया कार्य को किससे लिखेंगे, W से, और समय को किससे लिखेंगे, T से। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, W बाई टी। ये पहला फॉर्मूला आप याद रखना, दिमाग में रटे रहना, खा जाना, घोट जाना, जैसे भी रखना याद रखना। फिर यहाँ पे देखो कार्य बराबर P इंटू टी, कार्य बराबर क्या हो गया, शक्ति गुणे समय। तो यहाँ से हमने इसको समीकरण 1 बना लिया, और आगे बढ़ते हैं। समीकरण दूसरा भी बनाया होगा हमने। अब देखो हमने अगर बात किया कि P बराबर हमने अभी पढ़ लिया, पिछले ही टर्न पे पढ़ के आए हैं, मतलब पिछले स्लाइड्स पे पढ़ के आए हैं कि P इज इक्वल टू क्या था, वी आई। तो यहाँ पे P की जगह हमने क्या कर दिया, वी आई को प्लेस कर दिया, W इज इक्वल टू वी आई और इंटू टी। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब
समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर दिया हमने, तो समीकरण 1 और 2 को कंपेयर किया तो एक समीकरण क्या है कि W इज इक्वल टू PT, और दूसरे समीकरण क्या है W इज इक्वल टू VI इंटू टी। तो W की जगह पे दूसरा समीकरण जो है W की जगह पे हमने क्या रख दिया PT। कहाँ से? जो पहले समीकरण हमने निकाला था। अच्छा यहाँ पे देखो P और T को फिर हमने कहा कि यहाँ से हमको पावर निकालना है, तो T और T को जाकर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने से T और T कैंसिल आउट हो जाएगा, P इज इक्वल टू VI, मतलब कि हाँ 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 मजा आ गया कि हमने इसी को सिद्ध कर लिया। बस आ रही है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर P इज इक्वल टू VI आया कहाँ से है, तो समझ में आई क्या बात। अच्छा कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। V बराबर I इंटू आर, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि P बराबर VI, तो V बराबर क्या है I इंटू आर, यहाँ पे रख दिया जाए। अगर इसको इसमें डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू स्क्वायर आर। अच्छा जब मात्रक की बात करते हैं कि हमारा जो शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दे देंगे। कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, परंतु इंपॉर्टेंट होती हैं तो हमको समझना होता है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है कि मात्रक क्या है। यहाँ पे मात्रक है बाबू जूल पर सेकेंड। कहाँ से जूल आया? तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अगर दूसरी भाषा में इसको बोले तो हम कहेंगे दूसरा इसका मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। किसी का वाट लगा दिया गया है, हा हा हा, ठीक है, मजा आया। चलो अब यहाँ पे देखो, इस चीजों को हमने देख लिया। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा, परंतु जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे हाय माँ क्या हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देख लो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट। मजा आया। 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वाट। और 1 मेगावाट बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 वाट। और यहाँ पे सबसे मजेदार कहानी यहाँ आती है कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या हो जाएगा, 746 वाट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज को हमने लिख रखा है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो आपको घरों में लगे होते हैं फ्यूज, उन्हीं के बारे में है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों लगे होते हैं, क्योंकि हमारे घर की सेफ्टी चाहिए। ये सब आप पढ़ लीजिएगा अपने बुक से, यहाँ जहां भी पढ़े होंगे आपके पास नेट नोट्स हो गए हैं, उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं थैंक यू, क्योंकि इस स्लाइड पे लिखा हुआ है थैंक यू, जो स्लाइड पे लिखा जा रहा है उसी पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू। थैंक यू इसलिए कि मजेदार कहानी, और हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म। और चैप्टर पहला चैप्टर हमने बात किया, सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी में हमने 2 लेक्चर लिए, और दोनों लेक्चर में हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लिया, कवर। तो यहाँ क्या हो गया, फाइनल, फुल एंड फाइनल रिवीजन कंप्लीट हुआ। किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी की फुल एंड फाइनल रिवीजन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे मजेदार ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और एक और चीज बाबू ध्यान रखिएगा कि आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद, इस वीडियो के बाद रिवाइज करने के बाद अपना आंसर उठाइए, और जो भी इस वीडियो से आपने सीखा है या जो इस लेक्चर से आपने जो सीखा है, इस लेक्चर को अपने जो अनसॉल्व है उसमें खोजिए कि क्वेश्चंस कहाँ है। जैसे हमने आपको पढ़ाया है, पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ा दिया, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा दिया, हमने ओम्स के नियम को समझा दिया। इन सब पे क्वेश्चंस ढूंढिए, क्वेश्चंस मिले लगाइए, मजेदार होगा। और एक क्लास और लेंगे हम इस चैप्टर का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के, मतलब कि जो पुराने साल आए होंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और